Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start part 4 of Unit 9. This Unit 9 is from Block 3 MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for Applied Positive Psychology. This video is for you guys. I have already posted 3 parts and you will get the link in the description section. Now let us start with this debates and discussions in resilience research. अभी तक जो भी resilience के ऊपर research हुई है उस पे रिसर्चर्स ने बताया है कि हम resilience को जब define करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसमें ऐड करना या कौन कौन सी चीज़ों को कंसीडर करेंगे जब हम किसी को रिजिलियंट बोलना चाहते हैं. सो दो कंडीशंस इन्होंने बताई है. फर्स्ट कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट एडवर्सिटी. ऐसी एडवर्सिटी जो वाकई सिग्निफिकेंट है, मतलब कंसिडरेबल एडवर्सिटी है, यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है वो वाकई डिफ़िकल्ट है, ऐसे ही जनरल लाइफ के स्ट्रेसर्स नहीं है. तो प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट एडवर्सिटी. नंबर 2, डिस्प्ले ऑफ पॉजिटिव एडेप्टेशन डिस्पाइट द एडवर्सिटी. एडवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है और उसमें पॉजिटिव एडेप्टेशन शो किया गया है जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी कि कोई करता. अनएक्सपेक्टेड रिस्क थी एंड या मैं कह सकती हूँ अनएक्सपेक्टेड रिकवरी की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन फिर भी पॉजिटिव एडेप्टेशन शो किया गया है एडवर्सिटी की प्रेजेंस में. सो पहला पॉइंट सिग्निफिकेंट एडवर्सिटी, सेकंड पॉजिटिव एडेप्टेशन डिस्पाइट दी एडवर्सिटी. ये दो चीज़ें होना चाहिए. अब इन्होंने इन दोनों को फिर से अच्छे से समझाया है कि इंडिविजुअल ने चाहे आपको बोला हो कि सिग्निफिकेंट स्ट्रेसर है उसकी सिचुएशन में, लेकिन वो कहीं ऐसा वाला स्ट्रेसर तो नहीं है उसकी सिचुएशन में जिसको हम रिजिलियंट वाली कंडीशन में नहीं डाल सकते. जैसे अनलेस द इंडिविजुअल रिपोर्ट्स सिग्निफिकेंट स्ट्रेसर्स इन द सिचुएशन द फिनोमेना ऑफ रिजिलियंस इज नॉट एप्लीकेबल. अगर स्ट्रेसर सिग्निफिकेंट स्ट्रेसर रिपोर्ट करता है कोई इंडिविजुअल उसकी सिचुएशन में, लेकिन जो रिजिलियंस का फिनोमेना है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. इंडिविजुअल डिस्प्ले और दूसरा पॉजिटिव एडेप्टेशन में भी ये कह रहे हैं कि इफ़ एन इंडिविजुअल डिस्प्लेस पॉजिटिव एडेप्टेशन अंडर एनी अदर सर्कमस्टेंसेस दे आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज कंपोनेंट और वेल एडजस्टेड बट नॉट एज रिजिलियंट. तो अगर उसने पॉजिटिव एडेप्टेशन शो किया है लेकिन एज सच जो उसकी सर्कमस्टेंसेज है वो एडवर्स नहीं है तो हम उसको रिजिलियंट नहीं बोलेंगे. सो एक आम कंडीशन में अगर कुछ ऐसा होता है पॉजिटिव एडेप्टेशन शो की जाती है तो हम उसको रिजिलियंट के अंदर नहीं डालेंगे. तो जो रिजिलियंस है वो तभी यूज़ होगा जब इतनी सीवियर होगी सर्कमस्टेंसेस या एडवर्सिटी इतनी सीवियर होगी जहाँ पे सिग्निफिकेंट एडेप्टेशन दिखता हो, ऐसा लगता हो कि वाकई थ्रेटनिंग सिचुएशन थी और उसमें फिर भी एडेप्ट किया है पर्सन ने. अब resilient individuals also experience trauma and vulnerability. जो जो लोग ये सोचते हैं कि जो resilient है वो कुछ उनको कोई ट्रॉमा नहीं होता और वो इनविंसिबल है, इनवल्नरेबल है, तो वो गलत बात है. ऐसा नहीं होता है. जो रिजिलियंट इंडिविजुअल होते हैं उनको भी ट्रॉमा से अफेक्ट होता है. उन्होंने भी एंगर, फियर, हेल्पलेसनेस एक्सपीरियंस की होती है, लेकिन टाइम के साथ उनको तरीके आ जाते हैं उससे निपटने के, उस इशू से ओवरकम करने के. वो डिस्कवर कर लेते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, वो सक्सेसफुली उस इवेंट में अपने आप को अडेप्ट करना सीख जाते हैं. सो अगर जो लोग ये कहते हैं कि भाई जो रिजिलेंट पर्सन है वो तो ट्रॉमा को पहले से ही बड़ा पावरफुल होता है और वो कर लेता है, तो ये गलत है. ऐसा नहीं होता है. उन्होंने भी ट्रॉमा फेस किया होता है. सो जो लाइफ की इनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, हम लाइफ ऑब्वियसली डे टू डे लाइफ में भी हम ऐसी चीज़ों से एक्सपोज होते हैं जो काफ़ी ऐसी अनसर्टेन चीज़ें होती हैं, है ना, और हम वनरेबल भी हो जाते हैं उस सिचुएशन से जब एक्सपोज होते हैं. सो ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में भी होती है जो रिजिलियंट लोग होते हैं. डिस्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट, ये भी एक्सपेक्टेड ही होता है जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है. तो रिजिलियंट इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो ऐसे नहीं है, इनविंसिबल नहीं है या फिर उनको अफेक्ट नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं होता है.
इट्स जस्ट वो जो ट्रॉमा का स्टेट होता है, जो वनरेबिलिटी का स्टेट है, उसमें पॉजिटिव एडेप्टेशन सीख लेते हैं तो वो रिजिलियंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रिजिलियंस इज डोमेन स्पेसिफिक। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो रिजिलियंट पर्सन है वो हर एक सिचुएशन में रिजिलियंट हो, वो एक पर्टिकुलर डोमेन में रिजिलियंट होता है। सो इन्होंने यही बताया है कि पॉसिबिलिटी है कि एक पॉजिटिव एडेप्टेशन एक एरिया में किसी ने शो की हो और वो दूसरे एरिया में वल्नरेबल हो। तो ऐसा पॉसिबल है, किसी एक सिचुएशन में उसने एक्सीलेंस शो किया हो लेकिन दूसरे सिचुएशन में वो नहीं कर पाया हो, उसको एंग्जाइटी होती हो। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, कोई कोई इंडिविजुअल है जिसने एकेडमिक या प्रोफेशनल लाइफ में एक्सीलेंट शो की है, लेकिन हो सकता है वो उस सक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाया और वो एंशियस फील करता हो। तो एक पर्टिकुलर डोमेन में अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो कोई ज़रूरी नहीं है, या रिजिलियंट है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे एरिया में भी आप उतने ही स्ट्रांग या अ, अच्छा कर रहे हो। सो इन्होंने कुछ एग्जांपल भी दिया, आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि इन्होंने हेल्थ से रिलेटेड दिया है और लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में बात की है। सो इन्होंने ये भी बताया है कि जो सक्सेस और फेल्योर होता है, उस वो एक डोमेन में हो सकता है, लेकिन हो सकता है दूसरे में ना हो। सो हमारे जो कुछ कंडीशन में हमारे जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो भी हमें सक्सेस की तरफ ले जाते हैं एक पर्टिकुलर डोमेन में। और हमारी जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है जब हमारे दूसरे जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जैसे हमने पहले पढ़ा था, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। सो जैसे कि फैमिली ने अगर सपोर्ट कर दिया एकेडमिक्स में तो बच्चा उसमें अच्छा करने लग जाता है ना। और बाकी भी अच्छे आउटकम्स आ सकते हैं बाकी एरियाज़ में भी, लेकिन कुछ एरियाज़ में नहीं भी कर पाता है, अगर सपोर्ट मिले तो भी नहीं कर पाता है। सो बहुत सारे चीज़ें हो सकता है। द डेंजर ऑफ अपेरेंट रिजिलियंस। सो इसमें इन्होंने बताया कि जो एजम्पशन ये है कि रिजिलियंस जो होता है वो वन डोमेन में होता है। वो तो एविडेंट है, दूसरे डोमेन में हो सकता है वो फॉल्टी हो, है ना। सो और हो सकता है कि उसके सीरियस मेंटल हेल्थ इम्प्लीकेशंस भी हो जाएं। सो इसमें यही बताया है कि कुछ रिजिलियंट इनर सिटी एडोलेसेंट्स के बारे में बात की है कि उन्होंने बहुत अच्छा हाई स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं वो सोशल कॉम्पिटेंस दिखाया था हाई स्ट्रेस कंडीशन में। लेकिन जब बाद में प्रोब हुआ, ये थी लूथर, सुनिया लूथर, इनकी स्टडी थी 1990 में। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया था डेंजर ऑफ अपेरेंट रिजिलियंस का, कि ये जो एडोलेसेंट्स थे, इंटरसिटी एडोलेसेंट्स के बारे में इन्होंने बात की है, रिजिलियंट इंटरसिटी एडोलेसेंट्स का। इन्होंने सोशल कॉम्पिटेंस बताई थी ऐसी कंडीशन में जहाँ पे हाई स्ट्रेस था, लेकिन फिर फर्दर जब प्रोब किया गया तो देखा गया कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो एक ये स्टडी में पता चला। सो ये जो एडोलेसेंट्स थे इन्होंने सिग्निफिकेंटली डिप्रेस्ड पाए गए एज कंपेयर टू बाकी एडोलेसेंट्स से जो लो स्ट्रेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। यानी जो हाई स्ट्रेस में रहते थे उनमें मेंटल हेल्थ, और जिन्होंने सोशल कॉम्पिटेंस शो की, हाई सोशल कॉम्पिटेंस शो की, उनमें ही मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम नज़र आया एज कंपेयर टू उनमें जो लो स्ट्रेस बैकग्राउंड के थे और जिनमें हाई सोशल कॉम्पिटेंस दिखाई गई थी। सो एपेरेंट रिजिलियंस का मतलब यही है कि उन्होंने इस टर्म को एपेरेंट रिजिलियंस बोला कि किसी डोमेन में अगर वो अच्छा दिखा रहे थे, लेकिन हो सकता है उस डोमेन में अच्छा दिखाने के बाद उन्होंने अपने सिम्टम्स को इंटरनलाइज कर दिया। इंटरनलाइज सिम्टम्स कहते हैं उनको, यानी उनको अंदर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम थी बट उन्होंने इतना सप्रेस कर लिया, अंदर इतना दबा के रख लिया कि वो दिखाई नहीं दी, एंड लोगों को लगा कि हाय ये तो बड़े रिजिलियंट है, इन्होंने तो बड़ा अच्छा किया, बट उनके जो सिम्टम्स थे वो इंटरनलाइज करते गए। सो सबको ऐसा लगा कि हाईली रिजिलियंट है, बट रियलिटी में क्या कर रहे थे, वो मेंटल हेल्थ, सीरियस मेंटल हेल्थ को फेस कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे। सो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, यानी कि हम कई लोगों को देख के बोलते हैं अरे वाओ दैट पर्सन इज सो रिजिलियंट, उसकी लाइफ में कितना अच्छा है सब कुछ, उसने कैसे हैंडल कर लिया, ये तो बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन आपको नहीं पता वो अंदर से हो सकता है मेंटली अनफिट हो, है ना। सो
और ग्रेटर डिस्ट्रेस फेस कर रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो रेजिलियंस जो होती है ये डिस्प्ले होती है वन और सेवरल डोमेन्स में, बट एब्सोल्यूट रेजिलियंस करके कुछ ऐसा है नहीं। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रेजिलियंस का मतलब कि ओवरऑल आप रिजिलियंट हो, ओवरऑल रिजिलियंट कोई नहीं होता है, ये डाउटफुल सिचुएशन है। नाउ रेजिलियंस वेरीज ओवर टाइम। टाइम के साथ हो सकता है हमारी रेजिलियंस कम ज़्यादा हो सकती है, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी है एक, जिसमें ये बताया गया है कि जो एडेप्टेशन है वो एक प्रोसेस है। एडेप्टेशन हम कैसे किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में अडेप्ट करते हैं वो एक प्रोसेस है। सो रिजिलियंस जो है वो वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में एंड डिफरेंट पीरियड ऑफ लाइफ पे। सो आपने अगर अपनी लाइफ की जर्नी में एक टाइम पे आप बड़े रिजिलियंट थे, तो हो सकता है आगे की जर्नी में आप उतने रिजिलियंट ना रहें, हो सकता है आप उससे ज़्यादा रिजिलियंट हो जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी सर्कमस्टेंसेस कैसी है, आपकी सिचुएशंस कैसी है, आपके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कहते हैं कैसे हैं, आपके वैरायटी ऑफ रिस्क कौन कौन सी है, उस पे डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी में आप कितने रिजिलियंट रहेंगे। रिजिलियंस वेरी करेगी। सो कॉन्स्टेंटली सिचुएशंस चेंज होती रहती है ना, कभी हमारे बेनिफिट की होती है, कभी हमारे बेनिफिट की नहीं होती है, तो वो हमारे रिजिलियंस पे फ़र्क डालती है, हमारी हेल्थ भी उस पर फ़र्क डालती है। तो सोशो डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि एज हो गई, वो बहुत ऐसा रोल प्ले करती है। जैसे इन्होंने बताया एक इन्फेंट है जो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में है, सो अगर वो कोई ऐसी सिचुएशन को फेस करता है तो उसको उसके केयर गिवर है जो उसके कंसिक्वेंसेस को उस पर पड़ने नहीं देंगे, जो भी लॉस हुआ है, जो भी ट्रेजिडी हुई है, क्योंकि वो केयर गिवर आसपास ही होते हैं। लेकिन आप एक ये एज को लेकर हम बता रहे हैं, इन्फेंट क्योंकि छोटा है इसीलिए वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि जो उसके लाइफ में लॉस हुआ है, फैमिली मेम्बर का लॉस हुआ है, उसका जो इमोशनल ट्रॉमा था वो नहीं फेस कर पा रहा, क्योंकि इन्फेंट को क्या पता इमोशंस के बारे में, ज़्यादा नहीं जानता है। लेकिन वही चीज़ अगर किसी ओल्डर चाइल्ड को हुआ या एडोलेसेंट्स को होता है, तो उसको उसकी सीवियरिटी, उस सिचुएशन की सीवियरिटी का एहसास होता है, उसको पता चलता है, क्योंकि वो कम और वो एक तो ये है कि वो महसूस करेगा, ज़्यादा पेन महसूस करेगा एडोलेसेंट, एंड दूसरा ये भी है कि उसको सपोर्ट भी उतना मिल जाएगा क्योंकि वो कम्युनिकेट कर पाएगा अपने पेन को, जबकि इन्फेंट जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो एज के साथ हमारे कुछ प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं, पॉजिटिव एडेप्टेशन भी होती है एंड निगेटिव निगेटिव चीज़ भी होती है। तो एज जो होती है, हमारा जो एक्सपोजर होता है एडवर्सिटी से, वो हमारा एक्सपोजर इंक्रीज हो जाता है एज के साथ, हम ज़्यादा समझने लगते हैं एडवर्सिटी को एंड देन कॉग्निटिव एंड इमोशनल मैच्योरिटी की वजह से हम बहुत सारी ऐसी पोजीशन पे भी होते हैं जहाँ पे हम अपने रिजिलियंस को शो भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ का पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। जैसे कि कुछ लाइफ इवेंट्स के बारे में बात की है जो हमें रिस्ट्रिक्ट करता है प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को एक्सेस करने के लिए, है ना। हाईली रिजिलियंट जो इंडिविजुअल होता है वो लेस रिजिलियंट भी हो सकता है। जैसे कि सपोज किसी का जॉब चला गया, तो वो जॉब जब तक था तब तक वो बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस कर रहा था लाइफ को, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ भी सही थी, उसकी फाइनेंसेस भी ठीक थे, उसके रिलेशनशिप भी अच्छे थे एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी थे उसके टाइम पे जब वो जॉब कर रहा था, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी था उसमें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी थी। लेकिन जब जॉब चला गया तो जस्ट उल्टा हो गया, उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रही, कॉन्फिडेंस जाने लगा, है ना। और उसके जो बाकी के रिलेशनशिप्स थे उसमें भी उसकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ने लगा। तो उसका रिजिलियंस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, जहाँ वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करता था वहाँ वो वीक भी फील करने लगा। फिर कुछ कुछ सोसाइटीज़ में ये भी बताया है कि स्ट्रॉन्ग स्टिग्मा होते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर। तो जो मेंटली इल होता है उसके साथ प्रेजुडिस भी होता है, इवन फैमिली मेम्बर्स भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। उसका एक्सटर्नल सपोर्ट अगर कम हो गया तो वो ज़्यादा वनरेबल हो जाता है ना। जो हाईली रिजिलियंट पर्सन है उसके साथ भी ये चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट इज रिजिलियंस एज ऑर्डिनरी मैजिक। सो एन मास्टन जो हैं वो पायोनियर है इस टर्म के, ऑर्डिनरी मैजिक, यानी कि रिजिलियंस जो है वो बहुत ऑर्डिनरी है, हर इंसान के अंदर हो जाता है, लेकिन इसको हम एज अ मैजिक देखते हैं, है ना। जो भी आपको स्पेशल कोई ऐसा पर्सन दिखता है जिसने एडवर्सिटी में कुछ किया था,
तो हम उसको रिज़िलिएंट बोल के एंड उसको बहुत एप्रिशिएट करते हैं एंड इस चीज़ को बड़ा मैजिकल मानते हैं। लेकिन एन का मानना ये है कि ये बहुत ऑर्डिनरी सा फिनोमेना है एंड ये पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को। ऑर्डिनरी होने के बाद भी इस फिनोमेना को हम मैजिकल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो रेज़िलियंस है वो कुछ इंडिविजुअल्स के ही साथ देखने के लिए मिलता है, जो उस पर्टिकुलर अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस को क्रॉस कर पाते हैं। जहाँ पे ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हाँ फेल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। सो नाउ अब ये बिलीव किया जा रहा है कि ये हेल्प करता है, ये हमें हेल्प मिलती है प्रोटेक्टिव फैक्टर से। किसी इंडिविजुअल को अगर प्रोटेक्टिव फैक्टर से हेल्प मिल जाए और इंडिविजुअल आसानी से तब अपनी रेजिलियंस को एक्सपीरियंस कर पाता है और पॉजिटिव एडेप्टेशन भी शो कर पाता है चैलेंजिंग सिचुएशन पे भी। नाउ मल्टी सिस्टेमिक रेजिलियंस। सो मल्टी सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं रेजिलियंस के। जैसे कि हमने इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी के बारे में पढ़ा था जो यूरी बॉर्न फेन ब्रेनर की थ्योरी थी। उन्होंने माइक्रो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम के बारे में बात की थी। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर आपको रेजिलियंस को कंप्लीट अंडरस्टैंड करना है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन जो मल्टीपल सिस्टम्स के बीच में होता है उसको समझना पड़ेगा। इवन अगर कोई इंडिविजुअल फैक्टर भी है जनरली जो बताया गया है, जैसे स्कूल में पुअर परफॉर्मेंस के बारे में एग्जांपल दिया है इन्होंने कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको ये प्रूव करना चाहिए कि मल्टी सिस्टेमिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अब इंटरवेंशन में काम आ सकते हैं। जैसे एकेडमिक रिजिलियंस की बात करें तो इसको हम मल्टीपल सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर मिलेगा हमें, क्योंकि जो एकेडमिक रिजिलियंस अगर आपको किसी में दिख रही है तो इसीलिए क्योंकि फैमिली और स्कूल सबका सपोर्ट होता है उसमें। बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं चाइल्ड के एफर्ट में। चाइल्ड को डाउट है तो टीचर से पूछेगा, टीचर ने हेल्प की है तभी तो उसमें एकेडमिक रिजिलियंस दिखाई दिया, वो करना चाह रहा है। फैमिली ने मोटिवेट किया, टीचर्स ने मोटिवेट किया, फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया, है ना? ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात करें, दूसरी जो एडवर्सिटीज़ हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस आता है, फिजिकल इलनेस आती है, मेंटल इलनेस आती है। सो जो सर्वाइवर्स होते हैं इन केसेस में, उनको सिर्फ इंटरनल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती, उनको एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि सेफ एनवायरनमेंट मिलना, है ना, इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर मिलना। ये एश्योर करता है कि ये लोग आगे अच्छा एडप्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। सो कुछ चैलेंजेस के बारे में बात की है, जैसे कि इंडिविजुअल्स आर एबल टू सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ इंटरनल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स अलोन, उससे भी सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन उनकी जो जर्नी होती है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव करने की, वो बहुत ओवरवेलमिंग होती है। कोई अकेला अगर किसी एडवर्स सिचुएशन में सर्वाइव भी कर रहा है तो वो बहुत ओवरवेल्म्ड होता है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट से उसको सपोर्ट मिल जाए तो उसकी जर्नी थोड़ी सी कम मुश्किल हो जाती है। वो आसानी से उससे कोप अप करने के लिए ईज़ी हो जाता है उसको कोप अप करना। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि इंडिविजुअल जिसको कोई इलनेस है, वो बहुत एफर्ट डाल रहा है अपनी रिकवरी के लिए और जो भी मेडिकेशंस दी हैं और जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर उसको रिहैबिलिटेशन भी मिल जाए तो रिहैबिलिटेशन से उसकी इमोशनल उसको सपोर्ट भी मिल जाएगा, मेडिकल प्रोफेशनल्स का सपोर्ट मिल जाए, फैमिली का मिल जाए, वर्क प्लेस फ्रेंड्स का मिल जाए, तो उसका जो जो उसका रिकवरी है वो और फास्टर होती है और स्ट्रॉन्गर होती है। सो अगर कोई रिजिलिएंट नहीं है, रिजिलिएंट एडेप्टेशन किसी में नहीं दिख रही है, सो उसका भार किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं डालना चाहिए, उसका भार पूरी सोसाइटी पे होता है, सोशियो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का होता है। अगर सोशो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है तो इंडिविजुअल अगर फेल हुआ है और वो रिजिलेंट नहीं बन पाया तो पूरे समाज की गलती होती है, पूरी फैमिली की गलती होती है, ऐसा इनका मानना है। तो मल्टी सिस्टेमिक रिजिलियंस के बारे में बात की थी माइकल उंगर ने। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ रिजिलियंस। क्या क्या एप्लीकेशंस है? सो अगर हमें बहुत फेवरेबल आउटकम्स चाहिए है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, तो रिजिलियंस की एप्लीकेशंस के बारे में बात करनी चाहिए हमें। नंबर वन इज़ इंटरवेंशंस। हाँ, इंटरवेंशंस मतलब हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जब हम रिजिलियंस की बात करते हैं।
तो जैसे हमने रेज़िलियंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझी हैं अभी तक, उसकी डेफ़िनेशन समझी है, उसके ऊपर रिसर्च क्या हुई है वो भी बताया है। सो अ, जैसे-जैसे हमारी रेज़िलियंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, रिसर्चर्स ने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी डेवलप किए हैं इसको बढ़ाने के लिए। सो कुछ इंटरवेंशंस जो हैं उन्होंने ये बताया कि कैसे हम डायरेक्ट रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस कर सकते हैं और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को एनहांस कर सकते हैं। तो दो चीज़ें, रिस्क फैक्टर के बारे में भी हमने पढ़ाई की थी और कंपोजिट रिस्क फैक्टर के बारे में भी पढ़ाई की थी। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में भी बात की थी। तो ये कैसे हमें रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करना है एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को बढ़ाना है, ये कुछ इंटरवेंशंस हम ढूंढ सकते हैं इसके लिए। फिर जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से इंसान सफ़र कर रहा है, या तो हम उसको उससे दूर ले जा सकते हैं, जैसे कि सपोज़ फैमिलियल अब्यूज़ हो रहा है, फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। तो अगर आप जो सफ़रर है, जो विक्टिम है, अगर आप उसको उस एरिया से, उस एनवायरनमेंट से बाहर निकाल देते तो आधा तो ख़त्म ही हो गया ना। आधा तो आपने कॉज़ ख़त्म कर दिया जिसकी वजह से उसको वो हो रहा है। तो डिस्कनेक्शन एक रिस्क फैक्टर हटाने वाली चीज़ हो गई, रिड्यूस कर दिया आपने रिस्क फैक्टर। लेकिन कुछ सिचुएशन में आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कि बेरीफमेंट मतलब ग्रीफ, किसी के फैमिली मेंबर के चले जाना। तो आप फैमिली मेंबर चला गया तो वापस तो नहीं ला सकते हो, लेकिन अब उसको उसी सिचुएशन में रहना पड़ेगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब हमें इंटरनल या एक्सटर्नल प्रोटेक्शन फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा, हमें बफर देना पड़ेगा उसको। तो इंटरनल फैक्टर्स मतलब उसके खुद के रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब प्रोटेक्टिव फैक्टर्स मतलब उसके एनवायरनमेंट से, चाहे वो डिस्टल हैं चाहे वो प्रॉक्सिमल है, दोनों ही जो सपोर्ट है उनको हमें एनहांस करना पड़ेगा। सो इस तरह से कर सकते हैं। फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन में इन्होंने बताया कि जब भी रिसर्च होती है उसमें जो पार्टिसिपेंट है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाता है, उनके रिसर्चर के साथ कोलैबोरेट करते हैं वो, एंड पैसिव व्यूअर की तरह काम नहीं करते हैं। तो जब पार्टिसिपेटरी मेथड में क्या होता है, या तो रिसर्चर पार्टिसिपेट करता है या पार्टिसिपेंट को एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करवाया जाता है। तो सोशियो कल्चरल एंड कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट में उनसे देखा जाता है, उनको लाया जाता है। और या तो रिसर्चर खुद पार्टिसिपेट करता है तो वो खुद इस एनवायरनमेंट में जाके नोटिस करता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, और या फिर जो पार्टिसिपेंट है उसको खुद को ऐड किया जाता है। तो ये एक इंटीग्रेशन होता है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से। जैसे कि अगर सबके ऊपर स्टडी करना है तो जैसे एकेडमिशियन है, कम्युनिटी मेंबर्स है, पॉलिसी मेकर्स है, इन सबको एक साथ लाके एक ही एरिया में जब हम स्टडी करवाते हैं तो बहुत सारे हमें आउटकम्स पता चलते हैं और कंसर्न्स के बारे में पता चलता है। तो ये भी किया जा सकता है। सो बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं और कम्युनिटी होती है उनको टिपिकली इन्वॉल्व किया जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट में। नाउ इंटरवेंशंस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन के बारे में ये भी बोल रहे हैं कि अ, जो इंटरवेंशन पब्लिक पार्टिसिपेशन है, जब ये अप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एडवर्सिटीज़ में और अक्रॉस पॉपुलेशन में, तो हमें वैरायटी ऑफ सोशो डेमोग्राफिक एंड सोशो इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी हम कवर करते हैं इन सब चीज़ों को। मतलब हमने क्या किया, इंटरवेंशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है ये हमने अलग अलग एडवर्सिटी पे डाल के देखा, अक्रॉस पॉपुलेशन भी डाल के देखा, डिफरेंट सोशियो डेमोग्राफिक जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी डाल के देखा, सोशियो इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी डाल के देखा। ये सारी चीज़ों पे जब हमने देखा तो हमें अलग अलग ऑब्वियसली अलग अलग डाटा मिलेगा। तो ये जो डाटा मिलेगा मल्टी सिस्टमेटिक, तो इनसे हमें रिजिलियंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इसको हम एजुकेशन में लगा सकते हैं, क्लिनिकल एंड थेरेपेटिक सेटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिटी एंड मेंटल हेल्थ सेटिंग्स में भी हम इनके लिए पॉलिसीज़ बना सकते हैं और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। सो जो भी हमें रिजिलियंस के बारे में हमने स्टडी करा अभी ह्यूमन बींग्स के, हमें ये भी पता चला कि इनमें सर्वाइविंग की कैपेसिटी होती है जो भी रिजिलियंट पर्सन होता है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, है ना। एंड हम सारे चैलेंजेस से ओवरकम कर सकते हैं, चाहे कितनी भी अनसर्टेनिटीज़ है, चाहे कितनी भी वल्नरेबिलिटी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपने प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, और कल्चर और कॉन्टेक्स्ट को कंसीडर करते हुए
हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो जो रिजिलियंस है ये यूनिवर्सल फिनोमेना है, ये सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी या कॉन्टेक्स्ट में आप नहीं ले सकते, ये यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। रिजिलियंस आप पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों में रिजिलियंस देखेंगे। और अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी और जितना प्रमोशन होगा उतना ही हम पर्सनल एंड सिस्टेमिक रिजिलियंस को बिल्ड कर सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट मतलब जैसे सोशियो इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट था, सोशियो डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट था, एडवर्सिटीज़, पॉपुलेशन, ये तरह तरह की चीज़ें मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं फिर। सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 7। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को मैं छोटा रखना चाहती हूँ इसलिए मुझे फास्ट फास्ट बोलना पड़ता है और शॉर्ट में बोलना पड़ता है, बट दिस इज़ रियली वेरी गुड टॉपिक एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। And thanks for watching and do not forget to subscribe and share my videos. Please share my videos with rest of the students. Take care of yourself. Bye bye.